हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने राउट्स लॉ देखा था फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट, फॉर बोथ द वोलेटाइल कंपोनेंट। सॉलिड भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है। तो वही थियरी के बेस पे हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। राउट्स लॉ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एग्जाम में थियरी या न्यूमेरिकल्स, नॉर्मली न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स पे कॉन्सेंट्रेशन कर लेना इस चैप्टर में। तो देखो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन at 298 Kelvin temperature are 200 millimeter mercury and 415 millimeter mercury respectively। जब वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन दिया है ना, वो प्योर कंपोनेंट का है। तो देखो प्योर का हम क्या लिखे, P0। तो P0 क्लोरोफॉर्म मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म इज 200 मिलीमीटर ऑफ Hg एंड डाइक्लोरोमीथेन का है तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 is 415 millimeter mercury। Okay, calculate the vapor pressure of the solution by mixing 25.5 gram of chloroform and 40 gram of dichloromethane at 298 Kelvin temperature। इतने 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन को मिक्स करके ये जो सॉल्यूशन बनाना, वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कीजिए। मतलब आपको वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो देखो हमने क्लोरोफॉर्म और CH2Cl2 लिया, वो लिक्विड स्टेट में है, लेकिन दोनों का वेपर प्रेशर गिवन है। तो देखो यहां से आपको कैसे समझ में आएगा कि ये न्यूमेरिकल्स है वो बोथ वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए। दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर आपको दिए हैं, दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर दिए हैं, मतलब दोनों कंपोनेंट की वेपर होगी, मतलब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है तभी दोनों कंपोनेंट का वेपर प्रेशर दिया है। तो दोनों कंपोनेंट का वेपर प्रेशर गिवन है, उसका मतलब ये होगा कि दोनों कंपाउंड वोलेटाइल है तो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। तो जो वेपर स्टेट है ना, आपको बचा मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट वेपर फेज, ये वेपर फेज में कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट वेपर फेज मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है वो याद रखना। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज हम Y से डिनोट करते हैं और लिक्विड स्टेट में X से डिनोट करते हैं, वो याद रखना। लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन किससे डिनोट करते हैं, X से, और वेपर फेज पे मोल फ्रैक्शन डिनोट करते हैं Y से। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, पहले टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है, दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट वेपर स्टेट मतलब क्लोरोफॉर्म, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वेपर स्टेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इन वेपर स्टेट, आपको एक कैलकुलेट करना है। जब भी आपको वेपर प्रेशर आ जाए तो दोनों कंपोनेंट का वोलेटाइल प्रेशर, दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है ऐसे समझ में आ गया। वेपर प्रेशर देख के दोनों कंपोनेंट का वेपर प्रेशर गिवन है, तो दोनों कंपोनेंट का वेपर प्रेशर गिवन है मतलब दोनों कंपाउंड वोलेटाइल है। तो राउट्स लॉ वो समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो जब भी राउट्स लॉ तब मोल फ्रैक्शन तक कैलकुलेशन कर लेना है। जिस तरह हम सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में कर रहे हैं ना, मोल फ्रैक्शन तक चले जाना है। तो देखो क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन का मास गिवन है आपको 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2 मास गिवन है। मोलर मास, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, Cl का 35.5, कैलकुलेशन करने से 119.5 होता है ग्राम पर मोल। और डाइक्लोरोमीथेन का मोलर मास कैलकुलेशन पे आपको मिलेगा 85 ग्राम पर मोल। आपको मोल कैलकुलेट करना है, मोल की फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास। यदि क्लोरोफॉर्म का मोल कैलकुलेट करना है तो क्लोरोफॉर्म का मास अपॉन उसका मोलर मास क्या मिल जाएगा, मोल, तो 0.213 मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म है। डाइक्लोरोमीथेन का मास है 40 ग्राम, मोलर मास है 85, तो मोल अपॉन मोलर मास 0.47 मोल। तो ये हो गए मोल क्लोरोफॉर्म के, एक हो गए मोल डाइक्लोरोमीथेन के। तो मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस मोल ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, तो 0.213 प्लस 0.47 दोनों का समेशन कर लिया, क्या होगा 0.6H3 टोटल मोल। अब देखो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म दिखना है।
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन टोटल मोल। मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन टोटल मोल। मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म हमने यहां से कैलकुलेशन किया, कितना मिला 0.213 मोल अपॉन टोटल मोल। दोनों का मोल का समेशन करने से टोटल मोल मिलता है 0.683, तो ये हमको मिल गया 0.313। जिस तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म कैलकुलेट किया उसी तरह हम मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन मतलब मोल ऑफ डाइक्लोरोमीथेन अपॉन टोटल मोल। तो मोल ऑफ डाइक्लोरोमीथेन कितना है 0.47 अपॉन टोटल मोल कितना है 0.683। आपको फिर से नहीं करना है, तुमको मालूम है टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1। तो मोल फ्रैक्शन इसका कितना आया 0.313, तो इसका कितना होगा 1 माइनस 0.312 आ जाएगा ये आंसर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके, अब हमको देखो क्या कैलकुलेट करना है, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला थी, फॉर्मूला नंबर 3 थियरी में, P10 x1 प्लस P20 इंटू x2। इन 1 के बदले में लिखता हूं क्लोरोफॉर्म और 2 सेकंड कंपोनेंट के लिए लिख देता हूं डाइक्लोरोमीथेन। तो 1 इन प्लेस ऑफ 1 में लिख देता हूं क्लोरोफॉर्म और इन प्लेस ऑफ 2 डाइक्लोरोमीथेन। तो मेरी इस फॉर्मूला के लिए, इस न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला बन गई। अब देखो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म गिवन है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म 200 मिलीमीटर Hg। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म हमने कैलकुलेट किया अभी 0.312 प्लस प्योर वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, वो प्रॉब्लम में गिवन है प्योर वेपर 415 मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, वो हमने कैलकुलेट किया 0.688। इसका आगे क्या करते गए तो आंसर मिल गया 3417.92 मिलीमीटर Hg। ये मिल गया, क्या मिल गया हमको, टोटल वेपर प्रेशर। मतलब क्या कैलकुलेट किया, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हमको मिल गया। टोटल वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। हमको दूसरा कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को हम मतलब वाई से डिनोट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वेपर फेज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इन वेपर फेज, वो हमको कैलकुलेट करना है। जब वेपर फेज में कैलकुलेशन करने की बात आती है तो वेपर फेज में जब कैलकुलेशन करने के बाद वेपर का मिक्सचर होता है, गैसियस मिक्सचर होता है यहाँ पे, तो हम डाल्टन्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो पहली बात ये समझ लेना, कौन सा लॉ अप्लाई करना है, डाल्टन्स लॉ अप्लाई करना है। तो डाल्टन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट is equal to mole fraction of that component in vapor phase multiply by total pressure। फॉर्मूला याद रह गई। जो कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर हमको कैलकुलेट करना है, वो कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू वही कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इन गैसियस स्टेट, वाई मतलब मोल फ्रैक्शन इन गैसियस स्टेट मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। ये फॉर्मूला याद रखिए। अब देखो यदि मोल फ्रैक्शन हमको कैलकुलेट करना है इन गैसियस फेज, वेपर फेज में, तो Pi को फॉर्मूला बना दूं तो Pi अपॉन P टोटल। अब देखो Pi क्या होता है, तो देखो प्रेशर क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, तो हमने पढ़ा है P1 इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, P10 इंटू x1। तो Pi कंपाउंड के लिए क्या होगा, Pi0 इंटू x1 टोटल प्रेशर। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन गैसियस स्टेट इज इक्वल टू, याद रखना, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। अब देख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन गैसियस स्टेट, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन गैस स्टेट में निकालना, तब डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन गैसियस स्टेट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्लोरोफॉर्म कैसे निकलेगा, तो P0 क्लोरोफॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन लिक्विड स्टेट, X मतलब लिक्विड स्टेट, P इज इक्वल टू P10 इंटू x1 अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ अपॉन टोटल प्रेशर।
अब देखो, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रॉब्लम में गिवन है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म 200 मिलीमीटर Hg। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म हमने कैलकुलेट किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म 0.312 अपॉन टोटल हमने कैलकुलेट किया 4347.9, कैलकुलेशन हो गया 0.18। जिस तरह हमने क्लोरोफॉर्म के मोल फ्रैक्शन निकाले गैसियस स्टेट में, इसी तरह हम डाइक्लोरोमीथेन के मोल फ्रैक्शन भी गैसियस स्टेट में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इन गैसियस स्टेट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इन गैसियस स्टेट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन अपॉन टोटल प्रेशर। तो याद रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन अपॉन टोटल प्रेशर। किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो उसका पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउट लॉ क्या होगा, P0 CH2Cl2 into mole fraction of CH2Cl2 in liquid state upon P total। P0 CH2Cl2 प्रॉब्लम में गिवन है 415। मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 इन लिक्विड स्टेट हमने कैलकुलेट किया है 0.688 अपॉन टोटल प्रेशर हमने कैलकुलेट किया, मिल गया। यदि आपको इस तरह नहीं करना है, ये 0.18 है तो एक कितना होगा, टोटल मोल फ्रैक्शन इन गैसियस स्टेट आल्सो समेशन कितना होगा, 1 होगा। तो यहां पे 0.18 है तो यहां पे आंसर कितना होगा, 1 माइनस 0.18 हो जाएगा 0.82। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। सेम मेथड के ही होते हैं, बहुत 3 फॉर्मूला है, बस वो याद रख के आगे बढ़ते जाओ। तो देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A and B are 450 and 700 millimeter Hg at 350 Kelvin respectively। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B are 450 and 700 millimeter Hg है। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर if total vapor pressure is 600 millimeter Hg। also find the composition of the vapor phase। okay, चलो देखते हैं। the vapor pressure of pure liquid A and B, तो मेरे पास दो कंपोनेंट है A and B। the vapor pressure of pure liquid मतलब PA0 vapor pressure of pure liquid A is 450 millimeter Hg and B 700 millimeter Hg। ये दोनों के वेपर प्रेशर गिवन है हमको, मतलब समझ में आ गया, ये दोनों वोलेटाइल है। दोनों का वेपर प्रेशर गिवन है मतलब दोनों वोलेटाइल कंपाउंड है। ए भी वोलेटाइल कंपोनेंट है और बी भी वोलेटाइल कंपोनेंट है, याद रखना। तो ए भी वोलेटाइल कंपोनेंट है, बी भी वोलेटाइल कंपोनेंट है। तो इसका जो सॉल्यूशन गिवन है, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर मतलब कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर का मीनिंग होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट, इट इज डिनोटेड बाय एक्स। तुमको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड स्टेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इनटू लिक्विड स्टेट, इट इज एक्सपी। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर स्टेट। वेपर स्टेट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन गैसियस स्टेट मतलब वाई ए वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन गैसियस स्टेट वेपर स्टेट मतलब वाई बी। हमको देखो क्या कैलकुलेट करना है, एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी मतलब मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट एज वेल एज इन गैसियस स्टेट। ओके, हमको इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, PA0 PB0 एंड P टोटल। मोल फ्रैक्शन एक भी नहीं दी गिवन है। यदि आपको मोल फ्रैक्शन नहीं गिवन है, देखो पहली मेथड उन्होंने क्या कर लिया, मोल फ्रैक्शन मालूम था, टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना था। अब टोटल प्रेशर दे दिया, मोल फ्रैक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम क्या करेंगे देख लो, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो फॉर्मूला फोर्थ थी ना, वो P टोटल इज इक्वल टू P10 प्लस P20 माइनस P10 इंटू X2, वो फॉर्मूला नंबर 4 जिससे हमने ग्राफ प्लॉट किया था, वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। याद रखना, जब दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन मालूम है आपको, तो फॉर्मूला नंबर 3। यदि आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेपर प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। चलो, इन प्लेस ऑफ 1 कंपोनेंट ए लिख दो और इन प्लेस ऑफ 2 कंपोनेंट बी लिख दो। तो P टोटल इज इक्वल टू PA0 प्लस PB0 माइनस PA0 इंटू XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। ओके, अब देखो टोटल प्रेशर आपको गिवन है,
टोटल प्रेशर आपको गिवन है 600 मिलीमीटर Hg। PA0 गिवन है आपको 450, PB0 गिवन है आपको 700 माइनस PA0 450 मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो 600 450 700 सब्ट्रैक्ट कर लो 450 से, तो होगा 250 XB। कैलकुलेशन किया, XB की वैल्यू मिल गई 0.6। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड फेज इन सॉल्यूशन क्या है 0.6। और हमको मालूम है लिक्विड स्टेट में सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन का समेशन कितना होता है 1। तो दो कंपोनेंट है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी कितना होगा 1। तो एक्स भी आपको मालूम हो गया 0.6, तो एक्स से कितना मिल गया 0.4। ओके, अब देखो, अब हमको कैलकुलेट करना है फॉर वेपर फेज। तो पहले मैंने आपको पहले न्यूमेरिकल में भी मैंने वेपर फेज के लिए आपको फॉर्मूला बताई थी, वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। याद रखना, वेपर फेज के लिए फॉर्मूला याद रख लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन वेपर फेज मल्टीप्लाई बाय टोटल वेपर प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, समझो कंपोनेंट ए, क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए का वेपर फेज में क्या होगा YA इंटू टोटल प्रेशर। तो YA से फॉर्मूला बनाओ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैसियस स्टेट इज इक्वल टू PA अपॉन P टोटल। PA मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ PA इज इक्वल टू क्या होगा PA0 इंटू XA। तो PA इज इक्वल टू PA0 इंटू XA अपॉन P टोटल। PA0 की वैल्यू मुझको मालूम है, PA0 की वैल्यू प्रॉब्लम में गिवन है, कितना है 450। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमने कैलकुलेट किया 0.4 अपॉन टोटल प्रेशर प्रॉब्लम में गिवन है 600। वैल्यू रखने से मुझको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैसियस स्टेट मिल गया 0.3 वेपर फेज में। तो फिर मुझको यदि YA मिल गया तो YB कितना होगा, तो वेपर फेज में भी टोटल मोल फ्रैक्शन ऑलवेज कितना होगा 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी क्या होगा 1 माइनस YA। YA की वैल्यू कितनी है 0.3, तो आंसर क्या होगा 0.7। समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए देख लो, वेपर फेज में कौन से कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। तो अब देखो यहां पे ये दो कंपोनेंट में से, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी में से कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है। कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी में कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है। कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है मतलब वो हाईली वोलेटाइल है। वेपर प्रेशर कब ज्यादा होगा, वेपर ज्यादा होगी तब। वेपर ज्यादा है मतलब उसकी वोलेटाइल बहुत है, तभी तो उसकी वेपर ज्यादा बनेगी। तो आपको दो क्वेश्चन पूछे जाए, एक तो ए और दो कंपाउंड के वेपर प्रेशर गिवन है, और आपको पूछा जाए कि ये दोनों में से कौन हाईली वोलेटाइल है। तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है वो हाईली वोलेटाइल है। तो समझ में आ गया। और जिसका वेपर ज्यादा बनेगा, जो हाईली वोलेटाइल है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो वेपर में उसका कंपोजिशन भी ज्यादा होगा, मतलब वेपर में उसका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। तो बोलो YA और YB में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। YA मतलब समझ में आ गया ना, मोल फ्रैक्शन इन गैसियस स्टेट। तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो देखो YA और YB में YA 0.3 है, YB कितना है 0.7। तो जो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इन गैसियस स्टेट ज्यादा होगा। अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना। अब देख नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, हेक्सेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। हेक्सेन और ऑक्टेन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। एट 373 केल्विन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर 105.2 किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली। तो ये दोनों का वेपर प्रेशर हेक्सेन और ऑक्टेन का रिस्पेक्टिवली इतना है। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम हेप्टेन एंड 30, व्हाट विल द वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर। तो मिक्सचर का आपको वेपर प्रेशर पूछा गया है। तो यहां पे किसका मिक्सचर है, हेप्टेन और ऑक्टेन। हेप्टेन मतलब 7 कार्बन वाला अल्केन। अल्केन की फॉर्मूला है CnH2n+2। तो जितने कार्बन होते हैं ना उससे डबल
प्लस 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो देखो कार्बन 7 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 16। ऑक्टेन 8 नंबर कार्बन वाला ऑक्टेन है, अल्केन, तो 8 नंबर C8 उसका हो गया डबल प्लस 2। आपको प्रॉब्लम में गिवन है कि वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट आर रिस्पेक्टिवली 10.52 किलो पास्कल, हेप्टेन का इतना है और ऑक्टेन का इतना है वेपर प्रेशर। आपको वेट भी दे दिया है, ये 26 ग्राम है और वो ऑक्टेन वो 35 ग्राम है। इतना आपको प्रॉब्लम में गिवन है कि हेप्टेन और ऑक्टेन का मिक्सचर है, ये दोनों का वेपर प्रेशर इतना है, मास इतना है, तो आपको ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब पी टोटल कैलकुलेट कीजिए। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल किया था ना, उस जैसा ही है। तो देखो मोल फ्रैक्शन तो चले जाए, मास मालूम है, मोलर मास। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1, कैलकुलेशन करने से आ जाएगा 100। इस तरह ऑक्टेन का मास मोलर मास आ जाएगा 114। मोल कैलकुलेट करना है तो मास अपॉन मोलर मास, तो 26 अपॉन 100 0.26 मोल ऑफ हेप्टेन। ऑक्टेन का मोल निकालेंगे तो ऑक्टेन का मास कितना है 35 अपॉन मोलर मास 114, तो मोल मिल गए 0.0307 मोल। अब दोनों के मोल के समेशन कर लो, टोटल मोल, तो हेप्टेन के मोल है 0.26, ऑक्टेन के मोल है 0.307। दोनों का मोल का समेशन करने से हमको एन टोटल मिल गया 0.567। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन क्या होगा, मोल ऑफ हेप्टेन अपॉन टोटल मोल। तो मोल ऑफ हेप्टेन कितने हैं 0.26 अपॉन टोटल मोल 0.567, ये मिल गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन आपको इस तरह कैलकुलेशन करना है तो इस तरह कैलकुलेशन कर लो, और डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लो। मोल ऑफ हेप्टेन कितना होगा, ऑक्टेन कितना होगा 1 माइनस 0.459। यदि आपको टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फॉर्मूला नंबर 3, P10X1 प्लस P20X2। इन प्लेस ऑफ 1 लिख दो हेप्टेन और इन प्लेस ऑफ 2 ऑक्टेन। तो इन प्लेस ऑफ 1 हमने कर लिया हेप्टेन, इन प्लेस ऑफ 2 कर दिया ऑक्टेन, तो मेरी फॉर्मूला बन गई। अब वैल्यू रखना है, चलो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन 105.2 किलो पास्कल, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन 0.459 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ऑक्टेन 46.8 किलो पास्कल, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन 0.451। कैलकुलेशन करने से मिल गया, ए वैल्यू किलो पास्कल में थी, तो टोटल प्रेशर भी कितना आएगा किलो पास्कल। यदि आपको ऐसा पूछा गया होता कि कैलकुलेट द वेपर पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू राउट लो पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन क्या है, P0 हेप्टेन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। तो देखो ये रहा, P0 हेप्टेन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, तो मिल गया होता, आंसर होता 48.29। यदि आपको ऐसा पूछा गया होता पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। देखो ये रहा, तुमको मिल जाता 25.32। आप सेपरेट भी कैलकुलेशन कर सकते हो, फिर दोनों का समेशन कर लो, तो क्या मिल जाएगा टोटल प्रेशर पड़ा ना डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब सेपरेट करना है तो सेपरेट, यदि पूछा नहीं गया ना इसलिए तो मैं 2 बार कैलकुलेशन क्यों, एक ही बार में कैलकुलेशन में हो जाता है ना कैलकुलेटर में, तो दूसरी बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें टाइम ज्यादा जाता है, इसमें टाइम कम जाता है, तो मैंने ऐसा सिलेक्ट किया है जिसमें कम टाइम जाए। लेकिन पर्टिकुलरली आपको पूछा जाए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन क्या होगा, तो आपको इस तरह कैलकुलेशन करके दिखाना होगा। ओके, तो अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में भी हम अभी राउट लॉ के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके।